आज के इस वीडियो में फिर से हमारे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब विराम घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब चरम घर्षण बल और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मतलब गतिज घर्षण। तो ये फ्रिक्शन तीन तरह का है। हम लोग बात ये सब क्लियर कर चुके थे कि यदि किसी बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी नहीं चल रहा है तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है दोनों बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जब फोर्स आप लगाएं और बॉडी चलने को तैयार है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और जब बॉडी चल रहा है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और एक स्टार्टिंग पॉइंट ही बताए थे कि कोई बॉडी सिर्फ रोकड़ा सतह पर रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई उसे चलने के लिए मतलब पुश नहीं कर रहा है, कोई नहीं चाहता है बॉडी को चलाना, बॉडी अपने आप मतलब सिर्फ रखा हुआ है रेस्ट में है, तो उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता, बल्कि सरफेस कितना भी रफ हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जाने थे कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कहता है कि दो बॉडी के संपर्क सतहों के बीच, दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगने वाला वह फ्रिक्शन फोर्स, लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी पर फोर्स लगाने के बावजूद भी दोनों बॉडी के सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहता है, मतलब बॉडी रेस्ट में हो, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। कि दो बॉडी के संपर्क सतहों के बीच, दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सतह पर रेस्ट में हो फोर्स लगाने के बावजूद भी, तब जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है नीचे, उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, विराम घर्षण बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जब एक बॉडी दूसरा बॉडी के सरफेस पर चलने को तैयार है, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तब दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगने वाला वह फ्रिक्शन फोर्स जब एक बॉडी दूसरा बॉडी के सरफेस पर गति में है, तब इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इस तरह से डिफिनेशन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे, फिर से आप रिपीट करके इस बात को लिख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या बताए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी चल ही नहीं रहा है, बॉडी रेस्ट में है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान उतना ही होता है जितना कि आपने फोर्स लगाया है बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन बॉडी चल नहीं रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन भी पीछे उतना ही काम कर रहा है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो फार्मूला था F मैक्सिमम, वो था म्यू/s, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो फार्मूला है वो है μk। तो म्यू/s क्या है और μk क्या है? म्यू/s को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और μk को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये फार्मूला जो है F मैक्सिमम इज इक्वल टू μsn, ये फार्मूला बाद में आया, पहले जो डिफाइंड होता है μs, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, विराम घर्षण गुणांक। विराम घर्षण गुणांक है। तो विराम घर्षण गुणांक डिफाइन किया गया कि विराम घर्षण गुणांक क्या है, तो विराम घर्षण गुणांक बराबर F मैक्सिमम और बाई n। मेन डिफाइन ए किया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो बताया गया कि जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी चलने की स्थिति में जब आ जाए
तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है, जितना आप आगे लगाए हैं, क्योंकि अभी तो बड़ी चल नहीं रहा है, बड़ी अभी भी चल नहीं रहा है। जो हम बोल रहे हैं ना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की बड़ी चलने को तैयार है, जब चलने को तैयार अभी चल नहीं रहा है, तो उस समय ये भी आप सोच सकते हैं कि आगे लगने वाला फोर्स बराबर पीछे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि आप किसी बड़ी पर बल लगा रहे हैं और बड़ी चलने को तैयार है, मान लें कि आप 50 न्यूटन बल लगा रहे हैं और 50 न्यूटन में बड़ी चलने को तैयार हो गया एकदम, तो हम लोग समझ लेंगे कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का मान भी 50 न्यूटन है। तो इस स्थिति में हम लोग यही समझते हैं कि आगे जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही पीछे फ्रिक्शन फोर्स है। लिमिटिंग में भी बात साबित, मतलब लिमिटिंग में भी ये जो बात है हम लोग रख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब आगे लगने वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स। बोले सही है कि आप किसी बड़ी पर फोर्स लगाए, बड़ी चलने को तैयार हो गया 50 न्यूटन फोर्स पर, इसका मतलब एफ मैक्सिमम का मान 50 है, और नॉर्मल एक्शन का मतलब अगर बड़ी रखा हुआ है तो mg। तो इस तरह से आप म्यूएस का मान निकाल सकते हैं। तो डिफाइन किया गया म्यूएस कि म्यूएस क्या है, फिर उसी को हमने फॉर्मूला बना दिया कि एफ मैक्सिमम बराबर म्यूएस है। तो हम लोग जब क्वेश्चन में म्यूएस का मान दिया रहता है तो एफ मैक्सिमम का मान निकाल लेते हैं कि एफ मैक्सिमम इक्वल टू म्यूएस है। लेकिन म्यूएस क्वेश्चन में दिया रहता है, तो किसी भी सरफेस का म्यूएस कैसे निकाला गया होगा, उस सरफेस पर किसी बडी को रखा गया होगा, कोई बडी पर फोर्स लगाया होगा, बडी को इस स्थिति में लाया होगा ताकि वो चलने के लिए तैयार हो जाए। जब वो चलने की स्थिति में आ गया होगा तो देख लिया कितना फोर्स पर चलने को तैयार है। एग्जाम्पल के तौर पर वही बताए कि मान लें कि 50 न्यूटन बल पर चलने को तैयार है, तो 50 लिखिए, वही हो गया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, और नॉर्मल एक्शन एन बराबर mg। हम लोग पढ़े टेंशन ऑफ मोशन में, दोनों को डिवाइड कीजिए, हो गया म्यूएस। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो म्यूएस दिया हुआ रहेगा सवाल में, और हम निकालेंगे एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यूएस। उसी तरह से डिफाइन होता है म्यू के। म्यू के डिफाइन है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डिफाइन नहीं किया गया कि जब कोई बड़ी चल रहा हो, गति में हो, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो फ्रिक्शन फोर्स अब बटे नॉर्मल रिएक्शन। अगर कोई बड़ी गति में है उस समय कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है और बटा नॉर्मल रिएक्शन को डिफाइन किए म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का आ गया एफ के बटा एन, तो एफ के बराबर म्यू के। फॉर्मूला हम लोग जब लगाएंगे तो यू लगाएंगे, क्वेश्चन में म्यू के का मान दिया रहेगा। क्वेश्चन में म्यूएस म्यू के का मान दिया रहता है और उसके अनुसार हम लोग मतलब एफ मैक्सिमम या एफ के का मान हम लोग निकाल लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का भी और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का भी मान निकाल लेते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को निकालने का जरूरत ही नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बराबर अप्लाइड फोर्स। इस तरह से हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान निकालते हैं और डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को। लेकिन म्यू के का वैल्यू क्या है, इनके म्यूएस से कम होता है। म्यू के का जो वैल्यू है ना म्यूएस से कम होता है। इसका मतलब एफ के का वैल्यू जो है एफ मैक्सिमम से कम होता है। इसका मतलब आप शुरू से अगर ध्यान दीजिए कि तो जब किसी बडी पर फोर्स नहीं लगाया गया था तो फ्रिक्शन फोर्स का मान 0 था, फिर फोर्स लगाया गया तो आगे जितना लगाया उतना ही पीछे बोलते गए इसी तरह से करते करते जब बडी चलने को तैयार हुआ तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही वाला आया। फिर इसके बाद जब चला तो फिर फ्रिक्शन का मान डाउन हो गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम मान कौन हुआ, यही हुआ म्यूएस है। तो अगर हम फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ खींचें, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो हम लोग पाएंगे ग्राफ कुछ ऐसा है। ये जो है स्ट्रेट लाइन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को दर्शा रहा है। जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ा रहे हैं अप्लाइड फोर्स, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स का मान बढ़ा रहे हैं वैसे फ्रिक्शन फोर्स का मान बढ़ रहा है, तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और एक समय फ्रिक्शन फोर्स का मान सबसे मैक्सिमम पर चला गया। ये जो है एफ मैक्सिमम है जिसका मान म्यूएस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही इससे हल्का सा फोर्स ज़्यादा किए थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स का मान घट गया
और उसके बाद कांस्टेंट थे। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान कांस्टेंट है। जब बॉडी चलना शुरू हो जाता है तो फिर फ्रिक्शन अप डाउन नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स का मान अस्थिर हो जाता है। तो इधर जो है ना सब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है सबसे मैक्सिमम पॉइंट वाला, और जैसी फोर्स बढ़ाएं हल्का सा फोर्स डाउन हुआ फ्रिक्शन फोर्स और कांस्टेंट हो गया, इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जनरली समझिए कि फ्रिक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गया है। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 से लेकर के म्यू एन तक जाता है। म्यू एन के बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होंगे हमेशा फ्रिक्शन का वैल्यू, और मिनिमम फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है जब बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा हो। तो ये फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ है, और फ्रिक्शन का एक लिमिटेशन भी पता चला कि कहाँ से कहाँ तक इसका मान वैरी कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान हमेशा कम होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मान थोड़ा ज़्यादा होता है। तो फॉर्मूला के तौर पर तो इतना ही, फ्रिक्शन फोर्स का तीन ही तो फ्रिक्शन है, तीनों का वैल्यू निकालने के लिए सीख ही गए। अब हम लोग थोड़ा सीखने जा रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम। जिससे याद है आपको जब इंटेंशन ऑफ मोशन में पढ़ते कि एक बॉडी पर दूसरा बॉडी रखा हो तो कैसे कैसे नॉर्मल एक्शन दिखाना होता है, n1 बराबर m1g, n2 बराबर m1g प्लस m2g। उसी तरीक़ा से कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय डायग्राम दिखाएंगे, किधर फ्रिक्शन दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग तय करने के लिए पहले अभी हम लोग मतलब डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि कैसे फ्रिक्शन का डायग्राम दिखाना है। जब हम डायग्राम के बारे में सीख लेंगे फिर यह पहचानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन स्टैटिक है, कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा काइनेटिक है। या फिर क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल जाता होगा कई बार कि फ्रिक्शन फोर्स का जो बात हो रहा है कैसा बात हो रहा है, स्टैटिक के बारे में बात हो रहा है कि लिमिटिंग के बारे में बात हो रहा है कि काइनेटिक के बारे में बात हो रहा है। तो अगर ये जान पाएंगे तभी तो वैल्यू लगा पाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स का स्टैटिक वाला का अलग, काइनेटिक वाला का अलग और लिमिटिंग वाला का अलग फार्मूला। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है या फिर कुछ तरीक़ा से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो फ्रिक्शन फोर्स इस क्वेश्चन में लग रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा है, स्टैटिक है कि लिमिटिंग है कि काइनेटिक है। उसके हिसाब से फार्मूला लगाइएगा, अप्लाइड लगाना है कि म्यू एन लगाना है कि म्यू के एन लगाना है। और दूसरा बात कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है। पहला बात तो कि किधर लग रहा है ईद सीखिए, फिर दूसरा बात उसको पहचाने कि तीनों में से कौन फ्रिक्शन है, तो कितना इसका मान होना चाहिए, तभी फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कि आगे अप्लाइड फोर्स माइनस पीछे फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इनटू एसी एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसी एक्सीलरेशन। तो हम कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे डायग्राम में दिखाना है कि फ्रिक्शन किधर काम करना चाहिए। तो सिंपल मान लिया जाए कि एक सिंगल बॉडी का सवाल है, कोई सिंगल बॉडी रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगाया गया, जिस पर फोर्स इधर लगाया गया तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, यहाँ दिखाना है फ्रिक्शन इधर दिखाना है। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा इस बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा कि स्टैटिक है कि लिमिटिंग है कि काइनेटिक है। बस अभी बता रहे हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। तो इधर चलेगा, इधर फोर्स लगाएं तो इधर होगा, यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, और जब यहाँ इधर लगेगा तो यहाँ इधर लगेगा। अब बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर m किलोग्राम का ब्लॉक है तो नीचे mg, ऊपर n बराबर mg। तो हम n वाले पार्ट्स को नहीं कर रहे हैं, n वाले पार्ट हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किए थे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने बहुत सारे ऐसा मतलब करा के दिखाए थे डायग्राम, जिससे आप नॉर्मल रिएक्शन का मान निकालने के लिए सीखे थे। तो हम सिर्फ फ्रिक्शन वाले पार्ट को दिखा रहे हैं। f यहाँ फ्रिक्शन इधर लगेगा, यहाँ f, बाकी यहाँ m किलोग्राम का अगर ब्लॉक होगा तो नीचे mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n। ये तो सिंगल ब्लॉक का हो गया। अब डबल ब्लॉक का, है दो ब्लॉक और एक ब्लॉक दूसरे पर रखा हुआ है वास्तव में रखा हुआ, लेकिन अलग अलग डायग्राम दिखाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए अलग अलग दिखाया है ताकि समझ में आए कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है। अब दोनों, जैसे कि मान लिया जाए ये दोनों अगर टच में होता, सरफेस और ये ब्लॉक अगर टच में होता तो पता ही नहीं चलता कि ये जो फ्रिक्शन है नीचे वाले ग्राउंड पर लग रहा है कि ऊपर वाले ब्लॉक के सरफेस पर लग रहा है, ये आप नहीं क्लियर कर पाते। इसलिए अलग दिखाने से क्लियर हो जाता है कि कौन सा फ्रिक्शन किस बॉडी पर किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ मान लें यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लगाया जाए या तो फोर्स ऐसे लगाया जाए। सवाल दोनों तरह हो सकते हैं कि फोर्स इस पर लगाया गया, फोर्स इस पर लगाया गया। अगर फोर्स यहाँ लगाया जाए तो ये बॉडी आगे चलना चाह रहा है तो एक यहाँ फ्रिक्शन और एक यहाँ फ्रिक्शन, पहले यहाँ दिखाना। जैसे ये बॉडी आगे निकलना चाह रहा है, दोनों जगह फ्रिक्शन यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ दो जगह
फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो मान लें कि इसका नाम आप F1 दें, इसका नाम F2 दें। अलग अलग सरफेस कांटेक्ट रहेंगे तो अलग अलग फ्रिक्शन देना होता है। जिससे कि टेंशन ऑफ मोशन में अलग अलग रस्सी में अलग अलग टेंशन देते थे। भले फिर टेंशन में रिलेशन होता था कि उस रस्सी में T, इस रस्सी में 2T, T और T 2T ऐसा होता था, लेकिन रस्सी अलग होता था तो टेंशन तो अलग लेते थे हम लोग। T तो T/2 होता था किसी में T तो किसी में 2T हो जाता था, टेंशन अलग हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा फ्रिक्शन में कि सरफेस अगर चेंज है तो समझना कि फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू वहाँ चेंज है। तो यहाँ F1 और यहाँ F2, अब यहाँ F1 तो यहाँ भी F1। अब E जो है इस पर रुकावट कर रहा है पीछे, तो E से खींचेगा आगे F1, और यहाँ अगर F2 तो फिर यहाँ F2। और बाकी अगर M1 किलोग्राम का है तो M1G, N1, M2G, और यहाँ एक N1 N2, तो N1 बराबर आएगा M1G, N2 बराबर आएगा M1G प्लस M2। ऐसे M1 किलोग्राम का M1G, नॉर्मल रिएक्शन N1, इसका मतलब यहाँ लगा N1। फिर M2 का M2G, और यहाँ एगो N2, तो यहाँ भी N2। तो फिर दिखाते थे कि N1 बराबर होगा M1G, N2 बराबर होगा M1G प्लस M2G। यहाँ अगर आप मान लें फोर्स यहाँ लगाएं तो इधर तो कोई कांटेक्ट है नहीं, कांटेक्ट तो यहाँ है, तो फिर से यहाँ काम करेगा F, यहाँ F, यहाँ F, दो सरफेस कांटेक्ट, इसलिए F1 मान। अब F1 के कारण अगर ये आगे जाना चाहेगा तो यहाँ फ्रिक्शन पीछे काम करेगा F, तो ग्राउंड पर भी F2। ये आपका डबल ब्लॉक का सवाल हो गया। जनरली डबल ब्लॉक तक ही सवाल आपको मिलेंगे, और ऐसी वाला बुक हम लोग बनाएंगे तो ट्रिपल ब्लॉक तक का भी एक सवाल है, इसलिए हम लोग अब 2 ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। सभी ब्लॉक एक दूसरे पर रखे हुए हैं। फिर वही बात कि अलग अलग थोड़ा क्लियर पता चले कि किस सरफेस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, यह क्लियर होने के लिए सबको अलग अलग दिखाया गया। बाकी M1, M2, M3, तो N1 बराबर M1G, N2 बराबर M1G प्लस M2G, N3 बराबर M1G प्लस M2G प्लस M3। तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पर दिखाएंगे फ्रिक्शन, यहाँ F2, यहाँ F3। अब यहाँ F3 तो यहाँ भी F3, और यहाँ F2 तो यहाँ भी F2, और यहाँ F2 तो यहाँ F1, यहाँ भी F2। इस ब्लॉक में फोर्स यहाँ लग रहा है, तो पहले यहाँ F1, F2, F2 तो F2, और यहाँ F1 तो यहाँ भी F1। F2 से अगर ये आगे चलना चाहेगा तो F3, और यहाँ भी F3। अगर यहाँ फोर्स लग रहा है F, यहाँ F1 और यहाँ F। अगर ये F1 से चलना चाहता है तो यहाँ F2, तो यहाँ F2, और फिर यहाँ F3, यहाँ भी F3। लेकिन हर एक बार ऐसा ही हुई कोई गारंटी नहीं है। वो धीरे धीरे जैसा क्वेश्चन का सिचुएशन रहेगा वैसा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा कि हो सकता है कहीं क्या रहे, यहाँ सरफेस मान लिया कम है, यहाँ सरफेस मैंने फ्रिक्शन यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, कभी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तीसरे के अनुसार फिर जैसे से आगे बढ़ेंगे हम लोग पता चलेगा। लेकिन एक बेसिक रफली पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन दिखाना कैसे, किधर दिखाना है। तो जिधर बॉडी चलना चाहता है उसके जस्ट अपोजिट दिखाना है। जैसे कि इस बॉडी पर हम अपने फोर्स लगाया आगे,
तो इसका दो सरफेस कांटेक्ट में था, दोनों जो फ्रिक्शन ने पीछे रुकावट पैदा की है, F1 और F2। ये रुकावट कौन पैदा कर रहा है? E रुकावट पैदा कर रहा है इसको पीछे, तो E लेके जाना चाहेगा इसको आगे। E रुकावट पैदा कर रहा है इसको पीछे, तो E लेके जाना चाहेगा इसको आगे। अब E अगर इसको आगे लेके जाना चाहता है और यहाँ अगर स्मूथ रहा तो चला जाएगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन मान लिया ज़्यादा है, ऐसे यहाँ फ्रिक्शन यहाँ कम है तो चलेगा ही। यहाँ मान लिया कि एकदम पूरा फ्रिक्शन बहुत कम है, यहाँ फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको खींचना चाहेगा तो ये चलेगा। स्मूथ रहेगा तो पूरा चलेगा, ये फ्रिक्शन का मान 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कम फ्रिक्शन है, लेकिन कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो इसको पकड़ के खींच लेगा आगे और यहाँ कुछ रुकावट पैदा होगा, तो F3 काम करेगा। तो इस तरह से अभी वैल्यू नहीं बता रहे हैं कि किसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से तय होगा कि यहाँ पर म्यू का मान कितना है, बॉडी का मास कितना है, कई किलोग्राम का बॉडी है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला में क्या चाहिए, एक म्यू और एक एन। तो जब तक कि म्यू और एन पता नहीं होगा तब तक आप फ्रिक्शन फोर्स का मान निकाल नहीं सकते, न तो लिमिटिंग वाला न काइनेटिक वाला। हाँ, बॉडी रेस्ट में है तब थोड़ा देर के लिए आप निकाल सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स। तो हो गया जिसमें आपको हम लोग डायग्राम थोड़ा सा दिखाए आपको कि किस तरह से फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिखाना है, किधर फोर्स लगे तो फ्रिक्शन किधर दिखाना है। एक पॉइंट है लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये कोई लॉ नहीं जो हम लोग पढ़े हैं, उसी को हम लोग रिवीजन करेंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, चरम घर्षण बल के नियम। नियम क्या है समझिए। पहला बात तो कि चरम घर्षण बल का एक फार्मूला ही होता है म्यू एस एन। तो पहला पॉइंट आप ही कह सकते हैं कि चरम घर्षण बल सरफेस के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। सरफेस की क्वालिटी का मतलब म्यू, म्यू क्या है, क्वालिटी ऑफ सरफेस, कितना रुखड़ा है, कितना चिकना है, उसी के हिसाब से ना म्यू तय होगा। म्यू का वैल्यू कम है मतलब सरफेस थोड़ा चिकना है, म्यू का वैल्यू ज़्यादा है सरफेस थोड़ा ज़्यादा रुखड़ा है। तो इसका मतलब साफ है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का मान सरफेस के रुखड़ापन पर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब ज़्यादा रुखड़ा है सरफेस तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को चलने की स्थिति में लाने के लिए, जस्ट इंस टू मूव पोजीशन में लाने के लिए। अगर माने कि सरफेस में कम रफनेस है, स्मूथनेस थोड़ा है, तो कम ही फोर्स में बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। तो अगर सरफेस में रुखड़ापन ज़्यादा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स में बॉडी चलने को तैयार होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब कि फोर्स तक वो अपोज करता रहेगा मेरा। और एक अच्छा खासा फोर्स लगाने के बाद फ्रिक्शन के मतलब हम लोग टक्कर में आएंगे, तब जाकर बॉडी चलने को तैयार होगा। तो ये बात साफ है कि फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है क्वालिटी ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, उसका रफनेस क्या है, ये इससे पता चलता है। एफ मैक्सिमम किस पर डिपेंड करते हैं, म्यू पर। म्यू है क्वालिटी ऑफ सरफेस, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट है कि फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जैसे सिंपल भाषा में अगर हम समझें कि मान लिया जाए एक बॉडी है और ये बॉडी किसी सरफेस पर रखा हुआ है और तब कोई इसे धक्का देकर इस पोजीशन में लाना चाहता है कि बॉडी चलने को तैयार हो जाए। तब मान लिया जाए कि 20 न्यूटन फोर्स लगा और बॉडी चलने को तैयार हो गया। लेकिन अगर इस पर कोई दबाव दे दे, ऊपर से कोई फोर्स लगाए, तो क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन का मान बढ़ जाएगा। अभी जब फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन का मान कितना होगा, बोले एन बराबर एम जी। अभी सिर्फ इसका वजन ही दे रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एम जी बराबर नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इसके नीचे वाले वजन एम जी के अलावा ऊपर से और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, इस पर दबा करके रखें इसको, तो नॉर्मल रिएक्शन का मान हो जाएगा एम जी प्लस 10, क्योंकि एम जी और 10 दोनों नीचे लग रहा है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड से जो रिएक्शन मिलेगा एम जी प्लस 10। तो स्वाभाविक है कि आप अगर हम इसको ऐसे मान लें, कोई वस्तु, कोई आदमी इसको खींचना चाहता है, इसे या धक्का देना चाहता है या खींचना चाहता है तो आसानी से खींच लेगा। लेकिन इसको हम दबा के रखें दोनों तरफ से एकदम, और तब बोले खींचने के लिए, उसको दिक्कत हो, क्योंकि इसके दबाने से क्या हुआ है कि नॉर्मल रिएक्शन का मान नीचे से ऊपर की जो आने वाला नॉर्मल रिएक्शन का मान बढ़ गया है। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, नॉर्मल रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है।
दो पॉइंट यहाँ से पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, क्वालिटी ऑफ सरफेस या रफनेस ऑफ सरफेस। दूसरा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया पर डिपेंड करता है, उसके समानुपाती होता है। जितना अभिलंब प्रतिक्रिया का मान ज़्यादा होगा उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स limiting friction force does not depends upon area of contact surface। जैसे कि अगर हम मान लें कि इसके चारों तरफ 1 2 3 4 इधर इधर हर एक तरफ एक ही जैसा सरफेस है, क्वालिटी एक ही जैसा सरफेस का, तो इस बॉडी को आप ऐसे रख करके चाहे आप खींचने के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे बॉडी को ऐसे रख करके आप खींचने के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे बॉडी को ऐसे रख करके खींचने के लिए तैयार कर रहे हों, हर एक सिचुएशन में आपको बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को चलने के लिए तैयार करने में। क्योंकि ऐसे रखने या ऐसे रखने से या इस तरह से रखने से नॉर्मल डायरेक्शन के मान पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, एन का मान हमेशा mg ही होगा। और हम पहले ही बता चुके कि तीनों तरफ क्वालिटी ऑफ सरफेस एक ही जैसा है, तो म्यू का मान भी सेम होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। क्या बॉडी का कितना एरिया रगड़ खा रहा है, कितना एरिया कांटेक्ट में है, लेकिन इसके लिए बात ध्यान रहे कि बॉडी का चारों तरफ से जो म्यू का वैल्यू है, जो नेचर है, क्वालिटी है, एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी में एक तरफ ज़्यादा रुखड़ापन हो, किसी साइड में कम हो, तो डिपेंड कर ही जाएगा, क्योंकि तब तो म्यू का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये बात यहाँ समझना है। 3 पॉइंट हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्वालिटी ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, दूसरा कि नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, तीसरा एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, और चौथा कि ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो लगने का डायरेक्शन है हमेशा बॉडी जिधर मूव करना चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट लगता है। ये बात हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं तो अगर वह बॉडी दुखड़ा सतह पर रखा हुआ है तो नीचे एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसे फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगता है ताकि वो बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करे। पहला क्लास में हम लोग यही पढ़े। तो ऐसा हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसे आपको समझा रहे हैं। एक तो मतलब सिंपल अभी जो क्वेश्चन था कि एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, आप फोर्स आगे लगाए बॉडी पर तो फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है। जैसे कि आप मान लें बॉडी पर फोर्स आगे लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा। तो ये बात तो बहुत आसान है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बॉडी का जिधर मोशन होना चाह रहा है या बॉडी मोशन जिधर करना चाहता है या कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। इस बात को थोड़ा और बेहतर समझाते हैं। मान लिया जाए एक बॉडी है और हम इस पर ऐसे फोर्स लगाए, तो हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पर वो उधर से देगा नॉर्मल रिएक्शन। इस बॉडी पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये देगा हमारे बॉडी का, उधर से देगा नॉर्मल रिएक्शन। मान लिया जाए कि पीछे एकदम स्मूथ हो, एकदम पूरा स्मूथ, मान लिया जाए कि इसके पीछे हम 2 चौक ऐसे लगा दें और तब इस बॉडी को ऐसे रखें और तब दबाएं, तब थोड़ा ये काम मुश्किल होगा, तब थोड़ा यहाँ दबा करके रखना भी मुश्किल होगा, फिसल ही जाएगा, क्योंकि पीछे चौक दे देने से फ्रिक्शन का वैल्यू घट गया है। नॉर्मल रिएक्शन उतना ही है लेकिन पीछे म्यू का मान कम है। लेकिन अगर इस चौक को यहाँ से हम हटा लें और तब इसको दबाएं तो इस बोर्ड और इस सरफेस के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू यहाँ ज़्यादा हो गया है। अभी चौक दे देते पीछे तो म्यू का वैल्यू कम हो गया था,
चौक हटा दे तो म्यू का वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाने में मदद कर रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा, उतना ज़्यादा उधर से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो F बराबर म्यू एन, इसके और इसके बीच कुछ तो म्यू का वैल्यू होगा, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन के जैसा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का मान हो जाएगा म्यू एन। तो इसे मान लिया फोर्स लगाएं इधर से, तो इधर से मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। मान लिया आप इधर से फोर्स लगाए 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन क्या कहलाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। और म्यू का वैल्यू कुछ होगा उधर, तो म्यू गुने नॉर्मल रिएक्शन बराबर आपका आ जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू। लेकिन इस बॉडी को चलाना कौन चाह रहा है? इस बॉडी को चलाना चाह रहा है इसका खुद का अपना वेट, खुद का अपना भार, अपना वजन। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दबाव या फोर्स कम करें तो तुरंत ही नीचे आ जाए। इस पर हम यहाँ फोर्स थोड़ा कम करें तुरंत ही नीचे आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अभी जो बॉडी है कहाँ चलने को तैयार है? अभी बॉडी नीचे चलने को तैयार है। जैसे हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन का मान थोड़ा कम करेंगे, फ्रिक्शन का मान थोड़ा कम होगा। फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? फ्रिक्शन बोले यहाँ काम कर रहा है। ये फ्रिक्शन किस पर काम कर रहा है? ये फ्रिक्शन इस पर काम कर रहा है, इस पर, न कि बोर्ड पर, क्योंकि बॉडी नीचे आना चाह रहा है। ये बॉडी नीचे आना चाह रहा है, इसका मतलब कि फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है पीछे से, इस पीछे काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम दिए नॉर्मल रिएक्शन इधर से, और ये बॉडी अपने वेट के चलते नीचे चलना चाह रहा है, तो बॉडी का मोशन इधर होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है? इधर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका वेट मान लो कुछ है 40 न्यूटन, इसका वेट है मान लो कि 40 न्यूटन, और हम यहाँ से फोर्स लगा दिए 30 न्यूटन। तो ये 40 नीचे और 30 इधर, तो 40 इधर और 30 इधर, और 30 और 40 का जब रिजल्ट देखा जाएगा तो रिजल्ट तो आएगा 50। अभी इसका वेट है 40 न्यूटन और इधर हम लगा दिए 30 न्यूटन, तब तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 50 न्यूटन। इसका मतलब अब जो फ्रिक्शन काम करेगा इधर नहीं, अब जो इसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है इधर काम करेगा, इसके जस्ट अपोजिट। ये है चौथा पॉइंट कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी जिधर चलना चाहता है उसके जस्ट अपोजिट टेंजेंशियली, स्पर्श रेखीय रूप से फ्रिक्शन फोर्स काम करते हैं। स्पर्श रेखीय मतलब रगड़ खाते हुए, टच करते हुए। जब वाला फोर्स 30 न्यूटन नहीं लगाया गया था तब फ्रिक्शन फोर्स इधर काम कर रहा था, लेकिन इसको टच करते हुए। लेकिन जब फोर्स इधर लगाया गया 30 न्यूटन, तो 40 और 30 हो गया 50 न्यूटन, तो बॉडी अब इधर चलना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा। ये मेन चौथा पॉइंट कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, या रेटिव मोशन ऑफ बॉडी। माने एक बॉडी जब दूसरा बॉडी की किसी सतह पर जिस डायरेक्शन में चलना चाहता है या चल रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और उसी बॉडी पर टेंजेंशियली काम करेगा, स्पर्श रेखीय रूप से काम करेगा। यह लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जो 4 पॉइंट है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ सरफेस, डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इट इज ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रेटिव मोशन ऑफ, आपका डायरेक्शन ऑफ रेटिव मोशन ऑफ बॉडी। जर बॉडी चलना चाह रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और टेंजेंशियली काम करेगा। कितना काम करेगा ये तो बात इस पर डिपेंड करता है कि बॉडी किस सिचुएशन में है, रेस्ट में है कि चलने वाला है कि चल रहा है, तो उसके हिसाब से देखेंगे स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक।